राम राम मित्रों। एक वक्त था जब छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को राज्य दिलाने के लिए यानी न्याय दिलाने के लिए उस बड़े भाई को जिसने स्वेच्छा से पिता की इच्छा यानी कि पिता ने जो वर दिया था अपनी पत्नी को उसे पूरा करने के लिए सारा साम्राज्य जो है त्याग दिया और उस बड़े भाई के खड़ाओं को गद्दी पे रख के महल से बाहर एक योगी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए शासन चलाया था। और उसे हम कहते हैं खड़ाऊ राज्य कह सकते हैं आप, यानी कि राम के खड़ाऊ को गद्दी पे रख के उनके छोटे भाई भरत ने अयोध्या पे शासन किया था, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारत की जो सामाजिक परंपरा है आदर्श की, उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि उस खड़ाऊ के माध्यम से शासन करने से लेकर आज इन कुछ दशकों सदियों में हमारे भारतीय समाज कहाँ पहुँचा है, उस पे मैं इस वीडियो में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तो उसीलिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक जो है यही रखा है कि खड़ाऊ राज से सैंडिल राज तक की यात्रा। यानी हमारे समाज ने उस खड़ाऊ वाले समय से लेकर अब तक कहाँ यात्रा की है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए। लालू यादव को सुनिए। लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को नहीं बनाने से तो तुम्हारे बीबी को बना देते। राबड़ी देवी नहीं होती तो आज राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और तेजस्वी यादव के और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती। शर्म भी नहीं आती है। लालू यादव जब बिहार की सत्ता इन्होंने छोड़ी तो इन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी, जिनको आप एक निहायत ही अनपढ़ औरत कह सकते हैं, इसमें जरा सा भी संकोच न मैं करूँगा और न शायद आपको करना पड़े कि राबड़ी देवी एक कह सकते हैं कि एक अनपढ़ औरत थी। लेकिन लालू को जब सत्ता छोड़नी थी, जब छोड़ने की व्यवस्था थी, तो उन्हें अपने दल में कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं दिखा जिसे वो मुख्यमंत्री बना सकते थे। तो उन्होंने 2000 से लेकर 2005 तक राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, यानी सैंडिल राज जिसको कह सकते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया सैंडिल राज। यानी राबड़ी की सैंडिल से चलेगा शासन। राबड़ी देवी की सैंडिल को बिहार की सत्ता पे बिहार की गद्दी पे रख के बिहार को चलाया गया 2000 से 2005 तक। और कमोबेश कह सकते हैं कि ये सैंडिल की जो परंपरा विकसित हुई है भारतीय समाज में पिछले कुछ दशकों में, आप केंद्र सरकार को भी इसका दोषी बना सकते हैं। 2004 से लेकर 2014 की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको भी आप कह सकते हैं कि सोनिया जी के सैंडिल के बगैर मनमोहन जी सरकार नहीं चला पा रहे थे या नहीं चलाए। कुल मिला के ये आरोप लगातार लगता रहा है कि सोनिया ही प्रधानमंत्री थी पर्दे के पीछे से, यानी उन्हीं के सैंडिल को कुर्सी पे रख के जो है 10 साल देश की सत्ता चलाई गई। और आज फिर आप देख सकते हैं शिबू सोरेन जी का नाम आ रहा है। शिबू सोरेन जी जो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हैं और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उनके घर से अभी कुछ कैश भी पकड़ा गया है। तमाम ऐसे दस्तावेज पकड़े गए हैं जो उनकी अवैध संपत्तियों की लिस्ट को जब जाहिर करते हैं। तो पूरी की पूरी संभावना बनी है कि ये हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार होने जा रहे हैं आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है सैंडिल राज की प्रतिस्थापना के लिए, यानी कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाना है। ये पूरा उसी लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे सुनने में आ रहा है मीडिया की खबरों से कि वो लापता थे, भाग लिए थे घर छोड़ के। और लोग बता रहे हैं कि उसी तैयारी वही कर रहे थे कि विधायकों को कैसे जो है मनाया जाए कि वो सैंडिल रख के जो है उनकी धर्म पत्नी की सैंडल लग के जो है सत्ता चलाई जाए इस प्रदेश की। तो कुल मिला के कितना पतन हुआ हमारे समाज का और कितना पतन होगा इस राजनीति का।
लोग भाजपा को आज दोषी बना रहे हैं, थोड़ा सा विषयांतर है ये। ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर लगातार दोषारोपण हो रहा है कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, वो सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। कुल मिला के इस आरोप से मैं आधा सहमत हूँ, आधा असहमत हूँ। निश्चित रूप से जो है सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, मैं इससे असहमत हूँ। अगर आप देखिए तो जिन लोगों पे भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आप ईमानदार कहिए। सारे के सारे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता हैं। इनके गिरफ्तार होने से, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने से कहीं भी किसी भी तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, बल्कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ऐसे सारे भ्रष्ट नेताओं पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसके लिए भाजपा को दोषी भी मानता हूं कि मैं उसकी तारीफ करता हूं इसके लिए कि वैसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन दोषी मानता हूं कि सेलेक्टिव जो लोग भाजपा में आ जा रहे हैं, भाजपा की सरल ले रहे हैं, भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो लोग कदम रख दे रहे हैं, वो धुल के सफ़ेद हो जा रहे हैं। उनके विरुद्ध भाजपा नहीं कार्रवाई कर रही है, इसके लिए भाजपा निश्चित रूप से दोषी है। और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं सरकार के इस चाल चरित्र और चलन की, जो वो सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ सिर्फ चुन चुन के कर रही है। कार्रवाइयाँ करे, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन जो भ्रष्टाचारी नेता भाजपा के आंचल में आके छुपे बैठे हैं, ऐसे लोगों को भाजपा में सम्मिलित न करे, बल्कि इन्हें भी उसी लाइन में खड़ी करा के इनके विरुद्ध भी उसी तरह की कड़ी से कड़ी कार्रवाई ईडी और सीबीआई द्वारा करी जाए। तब जाके कहा जाएगा कि देश का लोकतंत्र सच में मजबूत हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अदरवाइज ये सेलेक्टिव कार्रवाई का चलन कतई जो है शोभनीय नहीं है। लेकिन ये जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो लालू हो, तेजस्वी हो, एनीवन जिसके भी विरुद्ध अब तक ईडी ने कार्रवाई करी है, सब के सब भ्रष्टाचारी। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इन राजनेताओं को अब देखिए, इनकी अब दौलत को देखिए, ये क्या थे और क्या हो गए, ये आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि भारतीय राजनीति और भ्रष्टाचार से कितना करीबी संबंध है। निश्चित रूप से मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा इसके लिए कि कम से कम इतना साहस तो वो कर रहे हैं कि सेलेक्टिव ही सही, लेकिन इन चोरों को, जो उनके विरोध में चोर हैं, उन चोरों को तो पकड़ रहे हैं। ठीक है, जो चोर उनके शरण में आ गया, उस चोर को वो थोड़ी देर के लिए छोड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही छोड़ना चाहिए, वक्त आने पे इनके गले को भी उसी तरह से